हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मंशा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में गड़ आती है और गड़ आकर वो अपनी बेटी के बारे में पूछने लग पड़ती है कि मेरी बेटी कहाँ है। इस बार तमाम लोग जो होते हैं वो कोई भी घर में नहीं होता, क्योंकि उसकी बेटी को हादी और उसकी फूफो जो होती है वो लेकर हॉस्पिटल गए होते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर होता है। इसी वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो मंशा जो हो जाती आती है वो आ जाती है हादी के वालदा के पास, उनसे आकर पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। इस पर वो कहती है कि अब तुम्हें अपनी बेटे की याद आ गई, तुम्हारा शौहर जो है वो जेल में है और बेटी तुम्हारी जो है वो इतनी बीमार है और तुम्हें जो है वो होश ही नहीं है, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी औलाद कैसे है। तुम जैसी औरतें ही होती जो ना ही अपना घर संवार सकती हैं और ना ही अपनी ज़िंदगी, जो दोनों ही बर्बाद कर देती हैं। इस पर जो होते हैं मंशा वो कहती है कि क्या बकवास करनी है, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मेरी बेटी कहाँ है, आप मेरी बेटी के बारे में क्यों नहीं मुझे बता रहे। इस पर वो कहती है कि अगर तुम्हें इतनी फ़िक्र होती तो तुम ऐसे बाहर दंदनाती ना फिर होती, तुम अपनी बेटी के पास होती, उसका ख्याल रखते हैं। इस पर जो होती है मंशा वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो जाती है और वह कहती है कि जो मैंने आपसे पूछा आप मुझे वो बता दें, ज़्यादा लेक्चर देने की क्या ज़रूरत है। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि अगर आप लोगों ने मुझे ना बताया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। तो इस पर जो होती है हाथी की वालदा वो कहती है कि हाँ ये शौक में तुम अपना पूरा कर लो। इतने में पीछे से आ जाती है नौकरानी, और वो जो नौकरानी होती हैं वो मंशा को बता देती है कि आपकी बेटी को जो है वो हादी और उनकी फूफा जो है वो हॉस्पिटल लेके गए हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। इसमें जो होती है मंशा वो कहती है कि हादी मेरी बेटी को क्यों लेके गया, ये हादी मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ हादी जो होता है वो उसकी बेटी को ले आता है और लाकर उसको दे देता है। इस बार जो होते हैं मंशा वो उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चे चुप ही नहीं होते और वो उसको दूध भी पिलाते हैं, लेकिन वो दूध नहीं पीती। तो वो अपनी नौकरानी को कहती है कि ये बच्चे को तुम संभाल लो। इस पर जो होती है वो नौकरानी वो उसको कहती है कि तुम आप ऐसे करो, इसको वैक्स की मालिश करें, इसको सर्दी लग गई होगी। तो इस पर वो कहते हैं कि क्या बकवास तुम करी, मुझे तो गर्मी लग रही है, इसको कैसे सर्दी लग सकती है, आप इसको बस चुप करवा दें, 2-3 दिन आप संभाल लें इसको, उसके बाद मेरी नौकरानी आ जाएगी तो वो इसको संभाल लेंगे। इसमें जो होती है उसकी नौकरानी वो पकड़ लेती है बच्चे को, लेकिन मंशा जो होती है उसको ज़रा भी परवाह नहीं होती। दूसरी तरफ मंशा को ना सारी वो महबूद की बातें याद आ जाती हैं कि उसने कैसे उसको कहा था कि जैसे दद्दू जो होंगे वो घर वापस आ जाएँ तो तुम उनसे अपने हिस्से की बात करना, उनसे अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाना। इस पर वो सोचती है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और अपना हिस्सा जो है लेकर अलग हो जाऊँगी। इतने में ही मंशा की दोस्त जो होते हैं वो करती है मंशा को कॉल, और मंशा को कॉल करके कहती है कि अभी मैंने न्यूज़ में देखा है शुजा को गिरफ्तार कर लिया गया, ये सच है। इस पर मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वह कहती है कि तुम जैसी ही दोस्तें होती हैं जो बातों को बढ़ा चढ़ा कर करती हैं, सब कुछ तुम्हें पता है और तुम न्यूज़ को बहाना लेकर मुझे तंज कर रही हो। इस पर जो होती है उसकी दोस्त वो कहती है यार तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैंने तो तुमसे ऐसे ही पूछा। इस पर वो कहते हैं जब मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तब तो तुम मुझे बिजी का मैसेज कर देते हो और अब तुम बिजी नहीं हो। इस पर वो कहते हैं यार मैं तुम्हारी जैसी फ्री नहीं ना हूँ, मुझे घर के काम भी करने होते हैं, बच्चों को भी संभालना होता है और मैं अपना बिजनेस भी जो है वो खुद ही संभाल रही हूँ। अब तुम्हारी तुम्हारी तो एजुकेशन भी इतनी नहीं है और ना ही तुम बिजनेस संभाल सकते हो, तुम तो सारा दिन फ्री घर में होते हैं। इस पर जो होते हैं मंशा वो कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं बिजनेस करने की, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि मैं आराम से बैठ के अपनी सारी ज़िंदगी खा सकती हूँ। और वैसे भी शुजा को तो अब जेल हो गई है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो भी मैं इन्वेस्ट कर दूँगी, तो वहाँ से मुझे पैसा आता रहेगा, तो मुझे किस बात की टेंशन है। इस पर उसके दोस्त कहते हैं तुम्हारे शौहर को अभी सिर्फ जेल हुई है, उसको सज़ा नहीं मिली जो तुम उसकी प्रॉपर्टी के साथ ये सब कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं, कॉल बंद करो। इस पर मंशा खुद ही कॉल बंद कर देती है और ना आराम से बैठ जाते हैं मोबाइल यूज़ करने के लिए। दूसरी तरफ जो होता है शुजा वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होता है, बहुत ज़्यादा वो खुद को गिल्ट फील कर रहा होता है, क्योंकि उसने जो भी सीरत के साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस पर वो सोचता होता है कि अगर सीरत आज ज़िंदा होती तो वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देती, और सीरत ने मुझे ऐसी सज़ा दी है जिसकी वजह से मैं सारी ज़िंदगी अपनी ही नज़र में खुद शर्मिंदा रहूँगा और मैं कभी भी अपना सर उठा नहीं सकूँगा। इतने में उसका वकील आ जाता है तो वो अपने वकील को कहता है कि तुम किसी न किसी तरह मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करो। इस पर उसका वकील कहता है कि आपको मैं यहाँ से नहीं निकलवा सकता, आपको अपने घर वालों के साथ पैचअप करना होगा, अगर वो तो आपको माफ़ कर देते हैं तो फिर मैं आपका निकलवा सकता हूँ। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि नहीं, मेरे घर वाले कभी अगर मेरी सारी फैमिली मान भी जाए तो हादी बिल्कुल भी नहीं मानेगा और हादी जो है वो मुझे सज़ा दिलवा के रहेगा। मैं नहीं चाहता कि हादी को जो है वो मेरी कोई भी वीकनेस का पता चले, उसके हाथ का अगर मेरी कोई भी वीकनेस आ गई तो वो मेरी सज़ा में जल्दी करेगा और फिर मुझे हो सकता है कि जेल भी हो जाए। इस पर जो होता है वकील वो कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। इस बार वकील वहाँ से चला जाता है और शुजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मैं सीरत ने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दी है, हो सकता है कि अगर मैं ऐसा ना करता सीरत के साथ और मंशा की बातों में ना आता तो हो सकता है कि आज मैं आज़ाद होता और आज सीरत के साथ जो है वो ये नाइंसाफ़ी ना हुई होती, और सीरत अगर आज ज़िंदा होती तो सीरत मुझे माफ़ भी कर देती।
दूसरी तरफ मंजा जो होती है वो अपने बच्चे को सँभालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके बच्चे जो होती है वो साँस ही नहीं आ रही होती, वो साँस उसकी रुक जाती है। इस पर मंजा जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसको हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिलती ही नहीं। तो मंजा जो होती है वो जल्दी से नौकरानी को आवाज़ देती है और नौकरानी जो होती है वो भाग कर जाके ज़ारा को लेकर आती है। ज़ारा जो होती है वो नमाज़ पढ़ रही होती है और ज़ारा जैसे ही आती है तो वो कहती है कि मुझे बच्ची दो। हुआ क्या है इसको? वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें बच्चे नहीं दूँगी। कल तुम लोग इसको हॉस्पिटल लेके गए थे ना, और आज भी हॉस्पिटल जाने की बात कर रहे हो, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसी वजह से मेरी बच्ची जो है वो आँखें नहीं खोल रही है और तुम लोगों ने ही कुछ ना कुछ इसके साथ किया है। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि तुम मुझे बच्ची तो दो। इतने में ज़ारा जो होती है वो अपनी मुँह को आवाज़ देती है। उसकी मुँह आकर बच्चे जो होते हैं वो मंचा के हाथों से छीन लेती है। जैसे ही छीनती है तो वो बच्चे की साँस चेक करती है, लेकिन उसको साँस ही नहीं आ रही होती। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि हाँ, ये बच्चे नहीं रहे। इस पर जो होती है उसकी मुँहमानी वो कहती है कि हाँ, ये बच्चे नहीं रहे। इस पर वो कहती है कि मंशा तुम्हारे बच्चे नहीं रहे। मंशा ये सुनते ही बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो सिर्फ इस बच्ची के सहारे तो ज़िंदा थी, क्योंकि उसको लगता था कि ये बच्ची है तो मुझे इस घर से भी कोई नहीं निकाल सकता और इसकी प्रॉपर्टी से भी कोई नहीं मुझे निकाल सकता। तो ये सारा कुछ हिस्सा जो है वो मुझे मिलेगा और मेरी बच्ची का भी हिस्सा मुझे मिलेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो वो बच्ची ही नहीं रही। दूसरी तरफ पुलिस को इत्तला दी जाती है कि शुजा को बता दिया जाए कि वो उसकी बच्ची जो है वो इस मतलब ज़िंदा नहीं रही। तो वो जाकर बताते हैं, तो जैसे ही उसको बताते हैं तो शुजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों को गलतफ़हमी हुई है। इस पर पुलिस वाला कहता है कि हमें अफ़सोस है, लेकिन आपकी बच्ची जो है वो अब ज़िंदा नहीं है, वो मर चुकी है। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि मैंने अपनी बच्ची को देखना है। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आपको ले चलते हैं आपके घर। दूसरी तरफ दद्दू को भी हॉस्पिटल से घर ले आया जाता है। तो जैसे ही वो बच्ची को देखता है तो वो कहता है कि अब तो मेरी औलाद भी ना जिंदा रही है। शुजा की बच्ची जो है वो भी अब इंतकाल कर गई है। वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। इस पर जो होती है सीरत की वालदा वो कहती है कि अब्बा जी, अपनी औलाद हो या उसकी औलाद हो, दुख तो एक जैसा ही होता है। वो सब लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ मंशा की फैमिली भी आ जाती है और जो मंशा होती है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती है। वो कहती है कि आप लोगों की वजह से ही सब कुछ हुआ है। वो अपनी फैमिली को इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि आप लोगों की बददुआओं की वजह से ही सब कुछ हुआ है। आप लोगों ने कहा था मैं कभी खुश ना रहूँ, इसी वजह से जब से मेरी शादी हुई है मैं एक दिन भी खुश नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों की बददुआएं मेरे साथ है। इस पर तमाम लोग जो होते हैं वो चुप करके सुनते रहते हैं। दूसरी तरफ आदिल जो होता है वो भी आता है, लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि पुलिस जो है वो शुजा को लेकर आई, तो आदिल जो होता है वो हमजा को कहता है कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उस इंसान को देखूंगा तो मैं अपना गुस्सा जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकूँगा। इस पर हमजा उसको कहता है कि तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए और ये फौतगी वाला गढ़ है, तो तुम्हें ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे हम फौतगी पे अफसोस करने आए हैं, किसी से झगड़ा करने नहीं आए। और शुजा जो है वो आज़ाद नहीं होगा, उसको सिर्फ पुलिस जो है वो यहाँ पे लेकर आई है और यहाँ से वापस ले भी जाएंगे, तो इसलिए तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। इस पर आदिल जो होता है वो कंट्रोल कर लेता है। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो मंशा को बहुत ज़्यादा दिलासा देने की कोशिश कर रही होती है। तो इतने में ही मंशा को गुस्सा आ जाता है और मंशा कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम खुद तो माँ बन नहीं सकी, तुम्हें तो ये इसलिए तो तुम्हें पता नहीं कि माँ बनने की खुशी क्या है, और तुम जो है तुम हमेशा मुझसे जलती रही, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी हसद की वजह से मेरी बेटी जो है वो आज ज़िंदा नहीं रही। इतने में ही उसकी माँ जो होती है मंशा की, वो खुद ही मंशा के मुँह पर थप्पड़ लगा देती है बहुत ज़ोर का, और वो सारे घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। हाथी की माँ तो आराम से बैठी होती है और वो उठ जाती है ये देख कर कि मंशा की माँ ने खुद ही मंशा के मुँह पर थप्पड़ लगाते हैं, क्योंकि इस सब की वजह जो है वो मंशा खुद ही है। मंशा को अपनी औलाद के ऊपर खुद तवज्जो देनी चाहिए। जब वो खुद ही नहीं तवज्जो दे सकती थी तो फिर उसकी औलाद कैसे ज़िंदा रह सकती थी। अब वो उसकी औलाद जो है वो इंतकाल फरमा गई है, तो अब वो दूसरों को इल्ज़ाम दे रही है कि उन लोगों की वजह से उसकी औलाद के साथ ये सब कुछ हुआ, जबकि ये सब कुछ दूसरों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ। वो खुद तो तवज्जो देती नहीं थी, तो ये तो होना ही था। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में नहीं अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।